क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर नेम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लास्ट टर्म पे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था जिसमें आपने समतल दर्पण पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा था समतल दर्पण पे। ठीक है, इसमें आप गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो जब गोलीय पृष्ठ, सबसे पहली परिभाषा आपकी गोलीय दर्पण की है। ठीक है, गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। सीधा सा है, आप कोई भी खोखला गोला ले लीजिए। इस तरह से कोई भी खोखला गोला लिया मैंने, ठीक है, और इसे सपोज कीजिए गोला है, वृत्त नहीं है, सर्कल और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। गोला मतलब जैसे कोई फुटबॉल टाइप की। ठीक है, इस गोले को कट किया, यहाँ से मैंने कट कर दिया। जब कट किया तो कुछ इस तरह की आकृति बन गई। ठीक है, इस आकृति की अगर मैंने उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, ठीक है, उभरे हुए दो पृष्ठ बनेंगे, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ। अगर उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश करेंगे तब दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये मैंने कल समझाया था परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अगर दबे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी तो प्रकाश का परावर्तन होगा उभरे हुए पृष्ठ से। ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन इस तरह से होगा। इसका मतलब ये भी क्या, एक दर्पण है और ये भी एक गोलीय दर्पण है, बस इनके नाम डिफरेंस हो जाते हैं। ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी कांच के खोखले गोले को काट दें, काट के एक पार्ट उसका ले लें, और तो उस पार्ट के दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाएगी, एक पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाएगा। इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, मैंने समझाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए। फर्स्ट है अवतल दर्पण, सेकेंड है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वह गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अभी अभी मैंने समझाया था आपको, जब हमने खोखला गोला काटा और काटने के बाद इसके दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया और उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी तो ये अवतल दर्पण। जब उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक बनाया और दबे हुए पृष्ठ पे पॉलिश करी तो ये उत्तल दर्पण। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया। ये परावर्तन आपको बताया था, आई और आर बराबर होते हैं परावर्तन में। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन, और ये अभिलंब, और ये आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट हेडिंग। इतना आपको कॉपी में नोट करना है अपनी। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये आपको याद होनी चाहिए आगे का चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, आपने कोई भी दर्पण लिया इस तरह से, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल। ठीक है, इस दर्पण का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पृष्ठ कैसा है, परावर्तक। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। परावर्तक पृष्ठ की मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोनों में हो सकता है, अवतल और उत्तल। इस तरह से इसका भी ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसको पी से लिखते हैं। परिभाषा लिख दी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यहाँ से यहाँ तक का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि जो दर्पण होता है वो गोले का एक भाग होता है। ये गोला लिया, ठीक है, ये कांच का एक गोला है। गोला है अगर तो इसका केंद्र भी होगा, ये गोले का केंद्र है। इस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जब हम इस गोले को कट करके इसका गोलीय दर्पण बना लेंगे तो इस तरह से वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। जब इस तरह से कट करेंगे और इसका केंद्र यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो मैंने कहा गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। दर्पण किसका भाग है, कांच के गोले का। तो आप क्या बोलेंगे, कांच के गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और जिसका कि दर्पण एक भाग है। बस इतना और इसमें ऐड कर दें। अब है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जस्ट आपने अभी बताया, अभी मैंने बताया कि एक गोला है, गोले का केंद्र होगा, गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, इससे त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग है। आर ये त्रिज्या हो गई।
ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण क्या होता है, इस गोले का एक पार्ट होता है, क्योंकि मैंने गोले को कट करके ही क्या बनाया था, दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण। अगली है मुख्य अक्ष, ठीक है। गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव भी क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। और वक्रता केंद्र सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इसको अभी क्या बताया मैंने, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरह से मैंने दर्पण बनाया ये, और ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। इस रेखा को क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का द्वारा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास होगा उसे दर्पण का द्वारा कहेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये रटनी नहीं है, आपको समझनी है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप समझ लेंगे तो इसे याद नहीं करना पड़ेगा। पहले एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। दर्पण, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, ठीक है। कोई एक दर्पण लिया मैंने इस तरह से, ये यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये दर्पण का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, और C से P को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष हो गई। अब परिभाषा में मैंने बोला है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष के हम लोग समांतर प्रकाश किरणें चलाएंगे इस तरह से। ये एक जा रही है प्रकाश किरण, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इस तरह से प्रकाश किरण जा रही है। जैसे ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण का परावर्तन होगा। तो जब ये परावर्तित होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। ये वाली किरण परावर्तित होगी तो इसी पॉइंट से गुजरेगी, ये वाली किरण भी परावर्तित होगी इसी पॉइंट से गुजरेगी, और ये वाली किरण परावर्तित होगी तो भी इसी पॉइंट से गुजरेगी। जिस पॉइंट से जाएगी उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन बताई थी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये देखिए दर्पण से परावर्तित हो रही किरणें सारी परावर्तित होंगी, तो ये जाने का सिंबल ऐसे बनाएंगे। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस पे वर्जन में मिलती हैं, उत्तल दर्पण का भी फिगर बना हुआ उसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से बस समझा दे रहा हूँ। ये मैंने उत्तल दर्पण लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जो P से C को मिलाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। अब प्रकाश किरणें समांतर चल रही हैं तो ये क्या करेंगी, यहाँ से परावर्तित होंगी इस तरह से, ये परावर्तित हुई, ये इधर परावर्तित होकर गई, ये गई और ये वाली ये गई। अब इनको हम लोग जब पीछे मिलाएंगे तो एक बिंदु पर इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किस बिंदु पर मिलती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मिलती है, इसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस हो गया, और ये अवतल दर्पण के लिए समझाया था। मुख्य फोकस क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश किरणें चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण पे गिरेंगी तो परावर्तित होंगी, परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी भी सिंपल सा है। दर्पण के मुख्य फोकस, मैंने लिया दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ये ध्रुव हो गया और यहाँ दर्पण का मुख्य फोकस होगा। इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। फोकस तल, नेक्स्ट है आपका फोकस तल। फोकस तल में क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य फोकस के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। दर्पण लिया, दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ पे होगा, इससे गुजरने वाला तल ही मुख्य फोकस तल कहलाता है, या दर्पण के लंबवत होता है। एक बार जल्दी जल्दी सारी डिफिनेशंस रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए।
दर्पण का ध्रुव पहले बताया था। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, गोले की ही त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आया था मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव P व वक्रता त्रिज्या C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद बताया मैंने दर्पण का द्वारक इसका व्यास होता है। साथ ही बताया मुख्य फोकस, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोनों के लिए फिगर बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फोकस दूरी बताई, तो मुख्य ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बताया फोकस दूरी हो गई, फोकस हो गया, और बताया फोकस तल, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। सारी डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है।